धन्यवाद मित्रों। श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं राकेश कुमार बिंद। दोस्तों, इस चैनल पे हर विषय डाला जाएगा एग्जाम को देखते हुए, जैसा कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, सभी विषय का मॉडल पेपर और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम के जरिए, एग्जाम को देखते हुए वही प्रश्न आपको हूबहू वैसा ही आएगा। तो मित्रों, आप लोग इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम मित्रों आपको बताएंगे कि जैसा कि जानते हैं, हिंदी में आपका जो पहला पेपर होगा 16 फरवरी को, उसमें 2 खंड में प्रश्न आएगा। पहला आपका आएगा अखंड, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, जिसे आपको OMR शीट पे करना होगा। दूसरा आएगा 9 क्वेश्चन, जो आपका लिखित होगा। उसमें आपको 2 घंटे समय दिए जाएंगे। 2 घंटा उसमें समय दिया जाएगा और 1 घंटा आपको समय मिलेगा OMR शीट करने के लिए 20 क्वेश्चन। इसके बाद मित्रों आपको 15 मिनट समय पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जैसा कि हम बता दें आपको, आज उसी के बारे में हम विधिवत जानकारी देंगे और इसे ध्यान से देखेंगे मित्रों। गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि गलती हो गई, जैसे अनुक्रमांक भरने में, विषय कोड भरने में, संकेतांक भरने में, परीक्षा केंद्र संख्या भरने में, विद्यालय कोड भरने में, तो ये सब आपको सावधानी बरतना होगा। तभी जाकर आप अच्छे से एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। हम लोगों का यही प्रयास है कि आने वाले 16 फरवरी को आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो अच्छे से अच्छा आपकी कॉपी लिखी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आप अपने तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे। ये नहीं कि आप भद्दा लिखें। यदि भद्दा लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर अच्छे अंक देने से वह मना कर देगा, अच्छा अंक आपको नहीं दे पाएगा एग्जामिनर। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बस यही कुछ दिन बाकी है। आज मान लीजिए आपका 10 फरवरी हो गया, 6 दिन समय शेष है। तो इसी को ध्यान में देते हुए हम लोग ये निश्चय किए कि प्रति विषय का मॉडल पेपर सेम जैसे आएगा यूपी बोर्ड में, हूबहू वैसा ही दिया जाएगा। तो मित्रों, आज हम देखते हैं जो आपका 20 क्वेश्चन OMR शीट पर होगा। इसमें आपको समय 3 घंटे दिए जाएंगे और इसमें 6 निर्देश आपको दिया जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, पहला निर्धारित है, दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा निर्देश आपका होगा प्रश्न पत्र 2 खंड होगा। अब तीसरा निर्देश हम देखते हैं, जो कि सभी प्रश्न एक अंक के होंगे। चौथा निर्देश आपका है का ही प्रयोग करें। पांचवा निर्देश आपका है निर्धारित है। आपका एक निर्देश और दिया है मित्रों, है। तो मित्रों, यह आज आपको हम 6 निर्देश बताए। जैसा कि आपके परीक्षा हाल में सेम ऐसा ही निर्देश पूछा जाएगा और इस निर्देश का आप पालन करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और प्लस आपको परसेंटेज भी लगभग 90-95 के ऊपर देखने को मिलेगा।
सावधानियां बरतेंगे तो हम देखते हैं आज 20 प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। OMR शीट पर जो आपको भरना है पूर्णांक होगा 20। ये 3 घंटा 15 मिनट आपको संपूर्ण समय मिलेगा। और इसमें हम देखते हैं हिंदी विषय खंड अ में आपको 20 क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन होगा, जैसे प्रत्यय के कितने भेद या प्रकार होते हैं, ऐसे आपको विकल्प देगा। इसमें आपको देगा विकल्प 1 में 1, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 5। तो इसमें मित्रों आपको सही है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इसमें आपका ये विकल्प सही है। उसमें आपको दिया रहेगा A, B, C और D। तो उसमें केवल आपको काला करना है पहले का A। यह आपको OMR शीट में ऐसा दिया रहेगा, आप इसको अच्छे से काला कर लेंगे। पहले का पहला सही हो गया। मान लीजिए ये आपका उत्तर पुस्तिका है OMR शीट, बाकी 3 खाली छोड़ देंगे। जैसे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, ये आपको OMR शीट मिलेगी, उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे मधुशाला, मधुशाला किस कवि की रचना है, किस कवि की रचना है। इसमें यही प्रक्रिया होगी। विकल्प 1 दिया है वर्मा, 2 दिया है दिनकर, 3 दिया है निराला और 4 दिया है आपका हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला किस कवि की रचना है ये हम लोग देखेंगे। महादेवी वर्मा का तो है नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का तो है नहीं, निराला जी का नहीं है, तो यह है भैया हरिवंश राय बच्चन। अब इसमें अगर आपको विकल्प दे देगा मान लीजिए ABCD करके, तो इसमें आपको कौन सा विकल्प करना है, OMR शीट में इसे D विकल्प काला करना है। मित्रों ये गलती नहीं करेंगे, एक में एक ही काला करना है। एक अगर आपको OMR शीट मिला तो उसमें एक ही विकल्प काला करना है, 3 विकल्प काला नहीं करना है। आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपको लग रहा होगा बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग संभावित हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, रचना है। अब विकल्प में आपको दे देगा 1 में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, दूसरा दे देगा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा दे देगा महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प दे देगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो मित्रों इसमें देखेंगे गबन, गोदान, कर्मभूम, निर्मला, ये सब किसकी रचना है,
मुंशी प्रेमचंद जी की है, तो आप इस विकल्प को नंबर 2 को काला करेंगे, OMR शीट में आपको मिलेगा। तो 3 का आप बी काला करेंगे, बी काला कर दिए, बाकी 3 विकल्प आप छोड़ देंगे। चौथा देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। 3 तक तो हो गया। अब जैसे पूछ लिया प्रश्न नंबर 4, अब 4 हम देखते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? 4 नंबर हम देखते हैं प्रश्न। चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम देखेंगे विकल्प नंबर 1 में निबंध है, नंबर 2 कहानी है, नंबर 3 नाटक है, नंबर 4 कविता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? चिंतामणि किस विधा की रचना है? किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, तो ये होगा निबंध। तो आप 1 नंबर क्या करेंगे? इससे काला कर देंगे, बाकी 3 नंबर छोड़ देंगे। ये गलती नहीं होना चाहिए OMR शीट में भरने के लिए, इसे संपूर्ण काला करेंगे। और बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक हो या नीला, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के कई महीने बाद एग्जाम की कॉपी चेक होगी। अगर दूसरे कलम से आप करेंगे तो ये स्याही उड़ जाएगी और आपका पूरा सादा हो जाएगा। पेंसिल से कहीं नहीं करना है। तो 5वां प्रश्न हम फिर देखते हैं 4 के बाद। 4 के बाद हम 5वां प्रश्न पुनः देखते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है यह किस युग की रचना है? अब इसमें हम देखेंगे 1 नंबर में शुक्ल युग, शुक्ल छायावादी युग। 2 नंबर देखेंगे शुक्ल युग। 3 नंबर देखेंगे द्विवेदी युग। और 4 नंबर देखेंगे प्रगतिवादी युग। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रिय प्रवास है हमारा किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसमें सही हो जाएगा द्विवेदी युग। विकल्प नंबर 3 को हम काला करेंगे, अच्छे से ब्लैक करेंगे, सफेद नहीं दिखना चाहिए OMR शीट में, इसको संपूर्ण रूप से भरेंगे। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है उपसर्ग। प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। 6 अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अब विकल्प नंबर 1 में दे दिया है अ, 2 में दिया है कार,
3 में दिया है दोनों, 4 में दिया है आधी। तो मित्रों हम आपको बता दें, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे अ दिया है, अधि है, अधिधन कार बराबर अधिकार। तो यहाँ पे कार और अ दोनों हो नहीं सकता, ये तीनों विकल्प गलत है। तो आप 6 का कौन सा विकल्प काला करेंगे? 4 नंबर विकल्प भाई। सोचिए, अधि, अधि उपसर्ग हो गया, इसको हम काला कर दिए बॉल पॉइंट पेन से, अच्छे से इसे काला कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अब 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 के बाद हम 7 नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर के जरूर हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न और लिए गए हैं। इसमें हम देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? 7 नंबर, भारत भारती किसकी रचना है? किसकी रचना है? विकल्प नंबर 1, सोचिए, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। विकल्प नंबर 2, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। विकल्प नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। विकल्प नंबर 4 दिया है सभी। आपको भरमाने के लिए कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, जो पेपर यूपी बोर्ड बनाएगा। तो यहाँ पे भारत भारती किसकी रचना है? तो हम आपके राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र कवि कौन है भैया? इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि सभी? तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो इस विकल्प नंबर 3 को आप OMR शीट में अच्छे से काला करेंगे। इसके आगे पीछे काला नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ व्हाइट बोर्ड है, हम मिटा सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में ये गलती न करें। प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, जैसा कि आप जानते हैं रस से भी प्रश्न दिया जाएगा। जैसे 8वां प्रश्न है, हास्य रस का अस्थाई भाव। होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। क्या होता है दोस्तों? जैसे विकल्प नंबर 1 दे दिया हासा, विकल्प नंबर 2 हास्य, विकल्प नंबर 3 हास्य, विकल्प नंबर 4 कोई नहीं, कोई नहीं। सोचिए मित्रों, हास रस का अस्थाई भाव पूछा है, तो यहां हास्य रस का अस्थाई भाव जो होगा वह होगा हास। क्या होगा? हास। अब प्रश्न नंबर आप 9वां देखिए, इसको काला करेंगे 3 नंबर, अच्छे से इसे OMR में क्या करेंगे? ब्लैक कर देंगे, संपूर्ण दिखना नहीं चाहिए कागज, ताकि लगे आपको आपने काला किया है। क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? अब विकल्प नंबर 1 आपको दे देगा रीति मुक्त, 2 दे देगा रीति सिद्धि, विकल्प 3 दे देगा
रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। चौथा विकल्प दे देगा आधुनिक काल। सोचिए अगर यहां केवल रीतिकाल दिया होता तो बहुत सरल हो जाता। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो आप अगर रीतिकाल दिया होता, द्विवेदी युग दिया होता, छायावाद युग दिया होता तो आप तुरंत लगा लेते। अब इसमें तीनों दे दिया, रीति मुक्त दे दिया, रीति सिद्ध दे दिया, रीतिबद्ध दे दिया। मतीराम को पूछ रहा है तो जो मतीराम है ये रीतबद्ध के कवि हैं, तो विकल्प नंबर इसमें भी आप 3 को काला करेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपको गलती नहीं करना है। एग्जाम में एक एक नंबर से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहा जाता है कि अगर हम गलती कर देंगे तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे हाथ से ढेला छूट जाता है, पुनः आपके हाथ में आने वाला नहीं है मित्रों। तो प्रश्न नंबर 10 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सर जी थोड़ा बंद करता है, हाँ सियाही डाल देंगे। तो मित्रों अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11 आपका पूछ रहा है महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, कब हुआ। अब विकल्प आपको दे देगा 1 नंबर में 1907 में, 2 में 1908 में, 3 में 1909 में, 4 में 1910। अब सोचिए 7, 8, 9, 10। अगर आप अच्छी से तैयारी नहीं किए हैं, भ्रम में पड़ जाएंगे कि सभी विकल्प सेम लग रहे हैं, एक एक अंक आगे बढ़ा है, हम क्या करें। तो आप तुरंत ही लगा देंगे 1 नंबर, यही आपको काला करना है। 1907 ईस्वी में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म, होली के दिन हुआ था। सोचिए होली अभी आने वाली है, होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था वर्मा जी का जन्म। प्रश्न, हाँ जहां पर आप जानते हैं वहां की आलू बहुत विख्यात है, मशहूर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछ रहा है स्वागतम में उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब दे देगा स्व पहला विकल्प, दूसरा सु, तीसरा स्व, चौथा कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे सुधन आगतम बराबर स्वागतम होता है, स्व नहीं होगा, स्व नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, इसी को आप काला करेंगे बच्चों। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इसमें यण संधि है। प्रश्न नंबर 12 हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 13 देखते हैं, जो कि कई बार आप पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछला मॉडल पेपर उसमें कई बार पूछा गया है संधि से। सदैव में प्रश्न नंबर 13, सदैव में संधि होती है, सदैव में संधि होती है, संधि होती है। पहला है स्वर प्लस वृद्धि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है आयादी संधि, चौथा है आपका यण संधि। एग्जाम में आपको केवल 2 ही संधि पढ़ना है। तुरंत देखेंगे सदा धनेव बराबर सदैव, सदा धनेव बराबर क्या होगा सदैव। अब इसमें स्वर और वृद्धि दोनों दे दिया, इसको हम हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर गुण संधि कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सदा धनेव बराबर सदैव, हमेशा वृद्धि हो रही है,
तो इसमें वृद्धि संधि होगी, हम इस विकल्प को काला करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 नंबर पूछा है, प्रतिधन एक कह का संधि है। प्रतिधन एकह का संधि है, संधि क्या होगी? अब विकल्प में एक में दिया है प्रति एक, दूसरा दिया है प्रत्येक, तीसरा दिया है दोनों, चौथा दिया है कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसमें देखिए प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्येक, यही आपका विकल्प सही होगा। तो इसी को हम काला करेंगे, 2 नंबर को हम क्या करेंगे? काला कर देंगे मित्रों। 14 तक हो गया। अब हम पहुंचते हैं 15 नंबर पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपको सावधानी बरतनी होगी, गलती नहीं करके आना है, नहीं तो जब एग्जाम रूम के बाहर आएंगे तो आपको लगता है पेपर बहुत इजी था, हमने गलती कर दिया। तो हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। सूर्य सागर रचना है, जो सूर्य सागर है किस कवि की रचना है? कवि की रचना है। पहला विकल्प आपको दिया है तुलसीदास, तुलसीदास, दूसरा रहीमदास, तीसरा विकल्प आपको दिया है कबीरदास, और चौथा विकल्प दिया है सूरदास। तो इसमें दास तो सभी आए हैं, रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। सूर सागर कह रहा है, यहां सूर लगा हुआ है, पहले से ध्यान दीजिए, सूर लगा है, तो आप इसको सूर सागर का सूरदास, सूरदास जी को काला कर देंगे, अच्छे से काला कर देंगे मित्रों। 15 का डी सही हुआ तो OMR में आप डी काला करेंगे। अब हम देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा और आप करके आएंगे, हमें भरोसा भी है। 16 नंबर कह रहा है चरण कमल, चरण कमल बंदौ हरिराई। हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए दिया है उपमा अलंकार, विकल्प 2 दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प 3 दिया है रूपक अलंकार, विकल्प 4 दिया है श्लेष अलंकार। तो कल हम मित्रों बताए थे आपको 3 ही अलंकार पढ़ना है, अर्था अलंकार के भेद। तो यहां कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल के बीच में जो चिन्ह लगा है यह योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह में न उपमा होगा न उत्प्रेक्षा होगा, इसमें सासी से सम समान सदृश सरिश ये बताए थे। उत्प्रेक्षा में होता है मन मानो जन जानो जनऊ मनो ज्यों त्यों यों, ये सब वर्ण आएंगे, और इसमें आएगा आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस विकल्प को काला करेंगे, विकल्प नंबर 3 चरण कमल बंदो हरिराई। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसा नंबर लाएं ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। सोचिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है जिस समास में
प्रथम पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे कौन सा समास कहा जाएगा? तो विकल्प में दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो मित्रों यहां कह रहा है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? तो यहाँ पर आपका होगा द्विगु समास। 3 नंबर का विकल्प OMR शीट में ब्लैक पेन से काला करेंगे, गलती से आपका दूसरी पेन से काला ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मित्रों। हम पहुंच चुके हैं बहुत नजदीक, मात्र 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हिंदी में वचन होते हैं। पहला हो गया एक वचन, दूसरा 2 वचन, तीसरा 3 वचन, चौथा 4 वचन। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो यहां कितना सरल है, 2 वचन होगा, 1 वचन और बहुवचन। यहां पे 2 वचन नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट आज का। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? विकल्प 1 में दे दिया 5, 2 में दे दिया 6, 3 में दे दिया 7 और 4 में दे दिया 8। 4 में दे दिया 8। अब ये पूछ रहा है, हिंदी का पेपर है तो हिंदी में कारक पूछ रहा है, ये नहीं कि आप संस्कृत में लगा दें कि 6 कारक होते हैं। अगर 6 लगा देंगे मित्रों गलत हो जाएगा। तो यहां कारक की संख्या होती है 8। 8 कारक होते हैं। तो अब हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है और आपको अच्छे से पढ़ना है, हम यही आशा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।